everyone, welcome to SGI online class. Class 7 English Medium, subject हिंदी लिटरेचर, लेसन 6 मैं हूँ रोबोट। बच्चों, मैं हूँ रोबोट एक आत्मकथा है और इस आत्मकथा को राजीव गर्ग जी ने लिखा है। तो ये मैं हूँ रोबोट आत्मकथा है क्या लिखा है इसमें इन्होंने, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ करके समझेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर आप 42 ओपन कर लीजिए और इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। रोबोट मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा यंत्र मानव है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह हमारे लिए कितना उपयोगी है, आओ इसके विषय में जानें। मैं एक यंत्र मानव हूँ। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूँ और वे भी जो तुम नहीं कर सकते। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। यहाँ पर बच्चों शब्द आया है हाड़ मांस। तो हाड़ मांस का क्या होता है? हाड़ मांस। हाड़ मांस जो शब्द है, हाड़ मांस शब्द का अर्थ हुआ इसमें हड्डी, गोश्त। हड्डी, गोश्त। हाड़ मांस का बना शरीर, इसका अर्थ क्या होता है? हड्डी, गोश्त। इसके बाद बच्चों आगे देखिए, मेरी भी टांग, भुजा और अंगुलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ। तुम्हारी तरह अपने हाथों और उंगलियों में से मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ, बोझ भी उठा सकता हूँ और ना जाने कितने काम भी मैं कर सकता हूँ। तुम्हारे शरीर की सिराओं और धमनियों का, तो यहाँ पर बच्चों धमनी शब्द जो आया है, धमनी का अर्थ क्या होता है? नाड़ी। धमनी, धमनी शब्द का अर्थ क्या हुआ? नाड़ी। उनमें रक्त का प्रवाह होता है, इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और उन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। तुम सोचते होगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूँ। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क, मस्तिष्क का अर्थ होता है बच्चों दिमाग। मस्तिष्क का अर्थ क्या होता है? दिमाग। मस्तिष्क शब्द का अर्थ हुआ दिमाग। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है। उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। स्मृति का अर्थ क्या है बच्चों? याद। स्मृति शब्द का अर्थ है
याद, और दूसरा शब्द इसमें क्या आया है? संचित। दूसरा शब्द है आपका संचित। इसका अर्थ क्या होता है? इकट्ठा। ये टा है, इकट्ठा। तो क्या है? कंप्यूटर की स्मृति में वैसा संचित रहता है जो मुझे करना होता है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं हैं, बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न हैं। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। कुछ भी हो, हूं तो मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव। दरअसल में, तो बच्चों यहाँ पर दरअसल शब्द आया, जिसका होता है वास्तव में। इस शब्द आया है दर असल, तो इसका क्या हुआ अर्थ? वास्तव में। लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना ऊबे अकेला ही काम करता रहता हूँ। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीली ठंडक में भेज दो, या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में। मतलब क्या कह रहे हैं? या तो मुझे बर्फीली ठंडी में भेज दो, या तेज गर्मी जो पसीना लाती है ऐसे गर्मी में। दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि वो वाली मशीन है। हम लोगों को क्या, जब ज्यादा जाड़ा लगता है या ज्यादा गर्मी लगती है, तो उसके अनुसार हमारी क्षमता कुछ कम या ज्यादा होने लगती है। इतना ही नहीं, मुझे कि किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में काम ले सकते हो। मैं बिना चूर चपट किए तुम्हारा काम कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हें ऐसी आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक और विरोध से काम करता हूँ। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हाड़ मांस से बना मजदूर नहीं कर सकता। बच्चों, हाड़ मांस जैसा कि अभी आप पढ़ चुके हैं, हड्डी गोश्त का बना हुआ मानव, मतलब नहीं कर सकता। मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की पत्ती तपती हुई लाख सलाखों को, तो यहाँ पर शब्द आया है सलाखों, छड़ों होता है इसका अर्थ। सलाखों, सलाखों शब्द का अर्थ क्या हुआ बच्चों? छड़ों। ठीक है, तो सलाखों अपने हाथ में पकड़ सकता हूँ। ऐसा करने पर मेरा हाथ नहीं जलता। यदि ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण का अर्थ बच्चों होता है जांच। परीक्षण शब्द का अर्थ है जांच। परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। यह तो ठीक है, मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और वस्तुओं को छू सकता हूँ।
लेकिन मैं अभी गंध का अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव का अर्थ होता है बच्चों देख सुनकर। अनुभव, अनुभव शब्द का अर्थ हुआ देख सुनकर। ठीक है, अनुभव का अर्थ क्या हुआ? देख सुनकर। यदि चाहो कि मैं बगीचे से फूल तोड़ कर लाऊं तो यह काम कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा फूल गुलाब का है या गेंदे का, यह मैं नहीं चुन सकता। मेरी उंगलियों और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की उंगलियों की गतियों से कम है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया गया तुम्हारा ही सेवक हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बोझ बहुत कम कर दूंगा। मेरे सहायता से तुम्हें सप्ताह में, सप्ताह का बच्चों अर्थ क्या होता है? 7 दिन का समय, 40 घंटे काम करना पड़ेगा। तुम्हारा काम का समय कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियों भी अधिक ले सकोगे। यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में, तो बच्चों यहाँ गैर हाजिरी जो शब्द आया है इसका अर्थ होता है अनुपस्थित। ठीक है, मैं सारा काम कर सकता हूँ। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों ना हो जाऊं, रहूंगा तो तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की एक उपज हूँ। तो बच्चों इस पाठ में मैं हूँ रोबोट में क्या बताया है राजीव गर्ग जी ने कि रोबोट एक व्यक्ति के द्वारा निर्मित एक मशीन है जो मानव की तरह काम करती है और मानव से ज्यादा भी काम कर सकती है। लेकिन अभी उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं इस पाठ में कि अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ईश्वर द्वारा निर्मित मानव जो हड्डी और मांस से निर्मित शरीर है उससे कहीं ना कहीं कुछ चीज कमी है, परंतु वह दुगने स्पीड में अच्छी बुरी जगह में काम कर सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। Good morning students, I welcome you all to the online class का बच्चियों है। In the last class we have started a new chapter called decimal, and in that chapter we have discussed question number 1 and question number 2 of exercise 4A. Today we will be starting with question number 3. Okay. So in question number 3 it is being said express each of the following as a fraction in simplest form. Okay. In question number 3 you are given with few questions which are given in the form of decimal and you are required to first change them into fraction and then reduce them and find the answer into simplest form. Okay, so let's start. In first part it is written 0.8. Okay, the first part is written 0.8. So first of all, what we will be doing? We will be removing the decimal sign, and when we will remove the decimal sign, we will get 8 and upon 10. Why? Because whenever we remove the decimal sign, what we do? We note down in the denominator 1 with number of zeros which will be equal to the digits at the right side of the decimal. That means जब डेसिमल आप निकालते हो तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ उतने जीरो लगाते हो जितनी डिजिट्स होती हैं पॉइंट या डेसिमल के राइट हैंड साइड पे. ओके, so it will give you 8 upon 10 and 8 upon 10 can be what? Reduced into simplest form. 2 4s are 8 and 2 5s are 10. Hence the answer would be 4 upon. Okay, so 0.8 can be changed to 4 upon 5 which is the simplest form of the fraction.
Okay. Similarly, moving ahead to part number 3. In part number 3, it is being written 1.6. Okay. 1.6 को आप क्या कर सकते हो? It could be written as decimal हटाओगे तो it will be 16. Now decimal हटाओगे तो decimal के राइट में कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट. So 1 के साथ आप एक 0 लिखोगे. So it will be 16 upon 10. 16 upon 10 can be further reduced into 2 8 is 16 and 2 5 is 10. Hence the answer would be 8 upon 5. This is improper fraction. You can change this improper fraction into the next fraction. What it could be? You can write 8 upon 5 or 1 whole 3 upon 5. Both are the correct answers. Okay. I will be doing one more for you in this, and rest will be your homework. I am doing last part, that is 8th part. In 8th part, it is written 0.0024. It is written 0.0024. Okay. So what we will be doing? You will be removing this decimal sign. When you will remove the decimal sign, it would become 24 upon number of digits after decimal on the right hand side are 1, 2, 3 and 4. So denominator में आप लिखोगे 1, 1, 2, 3 and 4. Okay. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे तो व्हाट विल गेट? 2 12 24. अगेन 2 से करोगे तो 2 5 10 और 0 0. Again you can divide this up with 2. So you will get 2 6 12. And when you divide, you get 2 2s are 4, 2 5s are 10 and double 0. Again this can be divided by 2. What you do? 2 3s are 6 and 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 0. So answer would be 3 upon 1 2 5 0. This will be the answer. So 0.0024 can be reduced and changed into the fraction which is equal to 3 upon 1250. Now moving to question number 4. In question number 4, it is saying convert each of the following fractions into decimal. In question number 4, you have to change fraction to decimal. Question 3 में आपको decimal से fraction convert करना था. In question number 4, you are required to change fraction into decimal. Okay. In first part, it is written 19 upon 10. In first part, it is written 19 upon 10. So क्या कर सकते हैं? आप जैसे ही आप देखोगे नीचे 10 लिखा हुआ है, ठीक है. नीचे अगर 10 लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो कि ऊपर डेसिमल लगाने के लिए क्या देखोगे? राइट से काउंट करोगे नंबर ऑफ डिजिट्स 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 0 है 1 के साथ. Hence the answer would be 1.9. Answer would be 1.9. Okay. Similarly, in the second part, it is written 243 upon 100. 243 upon 100. Okay. So what you will be doing? डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा? 2 डिजिट्स के बाद. क्यों? क्योंकि नीचे 1 के साथ 2 zeros हैं. काउंट कहां से करते हैं डिजिट्स? राइट हैंड साइड से. 1 और 2. तो आंसर वुड बी 2.43. Okay, answer will be 2.43. Similarly, you can do question number 3, 4 and 5 as well. Fifth में बता देता हूँ. Fifth में लिखा हुआ है 72 upon 1000. It is written 72 upon 1000. डेसिमल लगाना है आपको, ठीक है. कन्वर्ट करना है डेसिमल में. कितने डिजिट के बाद लगेगा? 3 डिजिट के बाद. क्यों? क्योंकि नीचे नंबर ऑफ जीरोस 3 है. ऊपर आप देखोगे कितने डिजिट हैं? 1 और 2. लेकिन डिजिट कितनी चाहिए? 3 और नहीं है आपके पास तो एक 0 और ऐड कर दोगे. तो 2 7 यहाँ पे 0, फिर उसके बाद यहाँ पे डेसिमल
Answer will be 0.072. Okay. Now moving to part 6. Moving to part 6. In part 6, it is written 3/5. Okay, it is written 3/5. Now you have to change or convert this fraction into decimal. अब आप बोलोगे कि इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या 1 के साथ 0 नहीं दिख रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे नंबर में जिससे कि डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर मिल जाए जो जिसके आगे 0 लगे हो 1 के साथ, है ना। इसका मतलब 5 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है, 5 के नियरेस्ट ऐसा नंबर जिसके पास 1 और 0 दोनों हो, मतलब कि 10। 5 के नियरेस्ट नंबर है 10 और 5 को अगर आपको 10 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। डिनोमिनेटर में जब आपके पास ऐसे नंबर्स होंगे जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1000, 10 लाख, 1 लाख, इस तरह नंबर होंगे तभी आप डायरेक्टली डेसिमल को यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप देखोगे 5 के नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है, 10 है। इसका मतलब 5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 में, और 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यू विल गेट 6/10, और 6/10 का आंसर यू नो, आंसर विल बी 0.6। ओके। इसका एक और तरीका है, वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। For that you can directly divide 3 from 5. As you can clearly see, the divisor is more than the dividend. For that you are required to put a decimal sign over here and carry 0 with that. Now you know that 5 6 are 30. Hence the answer would be equal to 0.6. But I want you to prefer this method. Okay, I want you to prefer this method. Okay. Similarly, moving ahead to next questions, I will be doing 2 more for you, that is 11th part and 10th part. 11th part 10th part में बात से और करके बता रहा हूँ, बाकी you can easily solve the other problems based on the concept which I am telling you. In 11th part, it is written 2 whole 9/16. It is written 2 whole 9/16, and you are required to what? You are required to change this fraction into decimal form. Okay. So first of all, convert this into improper fraction. What you will get? 16 to the 32. 32 plus 9, 41/16. Okay. That is 16, 2 whole 9/16, and you are required to change this first into improper fraction. Now you have to change this 41/16 into what? Into decimal form. What you will be doing? You will just be changing this into the number which will be the multiple of 10. इसको चेंज करना पड़ेगा ऐसे नंबर पे which will be multiple of 10, और ऐसा मल्टीपल हो जिसके इसको चेंज करना पड़ेगा या तो 160 में, सॉरी या तो 100 में, या तो 1000 में, या तो 10,000 में, या फिर 1 लाख में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 16 लिखा हुआ है, और 16 को ऐसे नंबर्स में चेंज करना इज स्लाइटली डिफिकल्ट टास्क, और क्योंकि ये स्लाइटली डिफिकल्ट टास्क है तो इसको आप डायरेक्टली सीधे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ओके, 16 और यहाँ पे 41, कैन इजीली अंडरस्टैंड 16 2 जा 32, रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। डेसिमल विल बी पुटिंग और 0 यहाँ पे आएगा। व्हाट यू विल गेट, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, सब्ट्रैक्ट करोगे 10 आएगा, फिर से 0 कैरी करो डेसिमल की वजह से,
ठीक है, फिर से क्या आएगा, टेल मी, यू गेट 16 6 जा 96, यू गेट 16 6 जा 96। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 मिलेगा, 0 फिर से ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 16 2 जा 32, यू गेट 16 2 जा 32, रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा, फिर से 0 ऐड करोगे, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, अब रिमाइंडर 0 आ गया। सो फ्रॉम हियर यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि जब इस तरह के नंबर मिले जिनको 10 100 1000 10,000 में कन्वर्ट करना आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली ही इनको डिवाइड करोगे और तब तक डेसिमल के बाद डिवाइड करोगे जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो इसका आंसर ये क्लियरली से कितना आ जाएगा, 2.5625। ओके, सो आंसर विल बी 2.5625। Okay, now moving to the 12th part, it is written 4 whole 11 by 125. In 12 it is written 4 whole 11 by 125. Okay, so first of all your work will be to convert this into improper fraction. 125 multiplied by 4, what you will get, you will get 500, what you will get, 500, और plus 11 मतलब 511 upon 125. Okay, अब you know that कि ये 125 को आप easily 1000 में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 125 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 1000 में कन्वर्ट हो जाए, टेल मी, 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 125 को 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Okay, so you will get 8 1 is 8, 8 1 is 8 and 8 5 is 40. In denominator you will get 125 multiplied by 8, that is equal to 1000. अब स्टैंड फॉर्म में चेंज हो गया, डेसिमल कहां लगेगा, 3 डिजिट्स के बाद, तो क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोस 3 है, तो 1 2 and 3, तो आंसर वुड बी 4.088 will be your answer। ठीक है, अगर ऐसे आपको नहीं करना है, इसी मेथड से करना है, तो उस मेथड से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी डिवाइडिंग 511 with 125, how many times it will go, it will go 4 times, 125 4 जा 500, रिमाइंडर इज 11, डेसिमल पुट किया, ठीक है, यहां पे क्या है, here it is 11, डेसिमल लगाओगे तो 0 आएगा, लेकिन अभी भी ये नंबर 125 से छोटा है, तो 0 लगाओगे तो एक और 0 यहाँ पे आप कैरी कर सकते हो। 125 को टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 8 टाइम्स पढ़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, डेसिमल ऑलरेडी पुट है यहाँ पे, तो एक 0 और कैरी कर सकते हो, तो 125 8 सा 1000, रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे क्लियरली आंसर कितना मिल गया, 4.088। ओके, so this is the completion of your exercise 4a. Now we will be starting with exercise 4b. In exercise 4b there are the questions based on addition of decimals and subtraction of decimals। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का कांसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, 4b भी बाकी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, exercise 4b, in 4b first concept is of addition, first concept is of addition and second concept is of subtraction, second concept is of subtraction। इसको हम एग्जांपल से ही सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका एडिशन पे ही बेस्ड है, तो आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट। In part 1 is written 9.67
कॉमा 15.98 कॉमा 15.98, ठीक है। और आपको इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो while adding the decimal numbers, the most important thing which you have to keep in mind is that कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल वैल्यू को लिखोगे, मतलब ऐसे लिखो नंबर्स को कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आए। तो क्या लिखोगे आप 9.67, ठीक है। अब दूसरी डिजिट का डेसिमल भी यहीं पे आना चाहिए, इधर आएगा 98, यहाँ आएगा 5 और यहाँ पे 1। अब दोनों को कर देना है ऐड। 7 plus 8 15, 5 carry 1, 1 plus 6 7 plus 9 16, 6 decimal again carry 1, 9 और प्लस 1 कैरी वाला 10 प्लस 5 15, 5 फिर से कैरी 1 2। तो आंसर वुड बी 25.65। ओके, नाउ मूविंग टू third part, question number 1, third part. In third part it is written 35.67 comma 18.794 and 4.9 and last 31.82 और इन सभी नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिमाग में रखनी है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। तो क्या लिखोगे आप 35.67, दूसरा वाला डेसिमल भी डेसिमल के नीचे आना चाहिए। फिर क्या लिखोगे आप 794, यहाँ पे 8 और 1, फिर यहाँ पे डेसिमल आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। Here what you get 4, थर्ड नंबर लिखोगे डेसिमल के लिए डेसिमल लिखोगे, आएगा यहाँ पे 8 2, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा, अब इसको ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सीधे क्या आ जाएगा ऐड करने पे 4। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 9 प्लस 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 2 18, 8 और कैरी 1, ठीक है। 1 plus 6 7, 7 plus 7 14, 14 plus 9 23, 23 plus 8 that is 31। तो 1 लिखोगे और 3 कैरी करने के लिए यहाँ पे डेसिमल और 3 यहाँ पे कैरी। तो 3 plus 5 8, 8 plus 8 16, 16 plus 4 20, 20 plus 1 21। Now carry 2, 2 plus 3 5, 5 plus 1 6, 6 plus 3 8, hence the answer would be 81.184। okay, so I hope you have got the concept of addition of decimals and you can easily solve the rest two parts, that is part number 2 and part number 4। now coming to subtraction में भी दो पार्ट बताता हूं मैं, like subtraction is question number 2 and I am solving first part। in question number 2 first part it is written 2.975 from 8.23 बोला जा रहा है कि you have to subtract 2.975 from 8.23। तो पहले लिखोगे 8.23। यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 डिजिट है तो आगे में 0 आप कैरी 0 लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे लिखोगे 2.975 और अब सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। 0 इज स्मॉलर देन 5 तो बगल से कैरी करोगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ 7 2 छोटा है 7 से, फिर और कैरी करोगे व्हाट विल गेट 12, 12 में 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 बचेगा। यहाँ पे अब 1 बचा, 1 9 से छोटा है, इधर से कैरी करोगे आप तो कितना हो जाएगा 10 है ना। What will you get 11, सॉरी 1 बचा ना, तो 1 यहाँ से इधर कॉपी करोगे तो कितना 11, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है डेसिमल। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 7, कैरी दे दिया तो उसने 1 इसको 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा। योर आंसर विल बी 5.5
and that will be your answer. ठीक है. Similarly, part number 2 भी करते रहो मैं. Part number 2, it is saying 0.75 from 1.3. ठीक है. तो क्या करोगे आप? 1.3 पहले लिखो. यहाँ दो डिजिट डेसिमल के बाद यहाँ 0 लिख लो. एक 0.75 सब्ट्रैक्ट करो. कैरी लोगे 10 10 में से 5 यहाँ बचा कितना? 2 छोटा है 7 से कैरी लोगे. 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? You get what? 5. और यहाँ पे 0 बचा 0 में 0 तो 0 ही आएगा. तो आंसर इज 0.55. Similarly, you can solve part number 3 and part number 4. We will be discussing further questions in our next class. Thank you. Good morning students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Students, today we will discuss about the factor affecting photosynthesis. Means there are total 6 factors which affect the rate of photosynthesis, that is light intensity, availability of carbon dioxide, temperature, availability of water, chlorophyll and inorganic mineral ion. These factors affect the rate of photosynthesis. Means some factor increase the rate of photosynthesis and some factor decreases the rate of photosynthesis. It is totally depend on those factors and the amount of those factors which are present. If they are present in ideal range, ideal amount, they increase the rate of photosynthesis. If they are not present in the ideal range or ideal amount, they can decrease the rate of photosynthesis. So, in our previous video, we have already discussed these 5 factors: light intensity, availability of carbon dioxide, temperature, availability of water and chlorophyll. We have already discussed these 5 factors in our previous video. And now today we will discuss about the inorganic mineral ion. So what are the inorganic mineral ion? There are several ions which are present in the plant body. If we take out the dehydrated plant means the plant which have no amount of water is present. If a plant which has been the water amount is totally has been reduced, totally taken out, those plants are called dehydrated plants. Means there is no presence of water amount. Okay students, so the weight of the 90% weight of the 96% of the weight of the dehydrated plant is because of 4 elements, that is carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. These 4 compounds make the 96% weight of the dehydrated plant, and remaining 4% weight, 4% body weight of the dehydrated plant is because of the inorganic compound. And how these inorganic compounds are found or take the plant take these inorganic compounds from the soil water. Means the minerals which a plant are needed, they totally get these minerals from the soil. So they get the inorganic compound from the soil water. Okay students? So the total weight of a plant body is due to the organic compound like protein, carbohydrate and fat, and the inorganic compound, basically the 4 inorganic compound: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. But apart from these inorganic compound, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, there are also several inorganic compound like phosphorus, magnesium, iron, calcium, manganese,
and phosphorus, sulfur, aluminium, boron. These are the inorganic compound which are found, which makes the 4% of the body weight of the dry plant. And these inorganic compounds are taken by the plants from the soil. Means they are these inorganic compound take these plants from the soil. Okay students, these inorganic mineral ions are of two types. First is macronutrients, and second is micronutrients. So what are macronutrients and micronutrients? Macro means those organisms which are required in higher quantity are called macronutrients. Those compounds which are required in higher amount are called macronutrients, and those compounds which are required in a small amount are called micronutrients. Micro means required in very less amount. Macro means required in large amount. Those compounds which are required in high amount are called macronutrients. Those compounds which are required in a small amounts are called micronutrients. So what are the micro and macronutrients? For example, so the example of macronutrients and micronutrients are macronutrients which are required in large quantity are the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, calcium, magnesium, etc. There are many more. Okay, and what are the micronutrients? They are boron, zinc, molybdenum, manganese, so these are these are micronutrients and these are macronutrients. Okay students, so these nutrients are required for various purpose in the plants for the photosynthesis process, and by the deficiency of these nutrients there are also several diseases in the plants. Means the deficiency of these minerals cause several diseases, like nitrogen. If there is a deficiency of the nitrogen, then nitrogen causes the yellowing of leaf. Yellowing of leaf means leaf turns yellow. This is called chlorosis. Chlorosis means leaves turns yellow is called chlorosis. And then next is the iron, magnesium, and what are the deficiency diseases of iron? The deficiency disease of the iron is the chlorosis of young leaf.
and the magnesium causes the chlorosis of older leaves. Young leaves and older leaves means chlorosis means the turning the leaves in yellow color, means in the young leaves turning yellow color. That's the deficiency disease caused by the deficiency of iron. And where there is deficiency of magnesium in the plant, it causes the older leaves turn in yellowing, means chlorosis in the older leaves. And next is phosphorus. Phosphorus also causes disease like poor growth in plant. And the calcium turns the abnormal shape of the leaves. So these are the deficiency disease which are caused by the deficiency of these micro or macronutrients. Okay students, from this topic your chapter 3 photosynthesis is finished, and we will discuss the exercise in our next class. Okay students, thank you students, have a nice day. A very good morning students. In my previous lecture, I have explained you geography, third chapter weather and climate for class 7. And now today I will continue the same chapter. So my today's topic are determining wind direction. How to determine wind direction. The instrument used for determining wind direction is a wind vane or weather cock. जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है विंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए उसको हम लोग कहते हैं विंड वेन या वेदर कॉक बोलते हैं. As wind direction is mostly blocked by trees and buildings, a wind vane needs to be erected in an exposed picture position to get the correct picture. Wind vane is made up of two parts. So wind vane दो parts में होता है. This is the picture of wind vane. The part with an arrow or vane mounted on the top of the pole, which is free to move with the prevailing wind. तो बच्चों आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो पार्ट होता है इसका द पार्ट विद एन एरो, एरो का जो पार्ट है वेन का पार्ट है माउंटेड विद द टॉप ऑफ द पोल. वो पोल के ऊपरी हिस्से में है विद द ब्लोइंग विंड. तो द विंड कैचेस, जो विंड होती है विंड कैचेस द टेल ऑफ द एरो. तो विंड जो हमारी हवा है वो एरो के तीर के टेल को मतलब पूंछ को क्या कर रही है, कैच कर रही है, पकड़ रही है. टू द डायरेक्शन की ओर फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग. जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है उस डायरेक्शन में विंड क्या कर रही है, एरो के टेल को कैच कर रही है. द पार्ट विद सेकंड पॉइंट, द पार्ट विद द कंपास इज स्टेशनरी. तो जो कंपास का पार्ट है वो हमारा क्या है, स्टेशनरी है एंड शो करता है इन विच द डायरेक्शन इज विंड इज मूविंग, कि उस डायरेक्शन को शो करता है. जो पार्ट कंपास का है उसको हम स्टेशनरी कहते हैं. वो उस चीज को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है. किस डायरेक्शन को शो करता है, जिस डायरेक्शन में विंड हमारी क्या हो रही है, मूव हो रही है. तो winds are always named from the direction. winds को हमेशा उसके डायरेक्शन के आधार पर ही नाम दिया जाता है. they blow, जिस डायरेक्शन में वो ब्लो करते हैं. जैसे एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट विंड इज वन. नॉर्थ ईस्ट विंड कौन सी होती है, दैट ब्लोस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ, जो कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर ब्लो करती है. इसी तरह से साउथ ईस्ट विंड कौन सी होती है, जो साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर ब्लो करती है. तो दैट इज क्लियर कि विंड इज ऑलवेज नेम्ड फ्रॉम द डायरेक्शन दे ब्लो. तो विंड को हमेशा उसके डायरेक्शन के आधार पर क्या किया जाता है बच्चों, नाम दिया जाता है. अब बात करते हैं विंड स्पीड, हवा की गति. Winds alternate due to air blowing from high pressure area to low pressure area. तो winds क्या करती है, alternate करती है air blowing को high pressure area से low pressure area की ओर wind क्या करती है, blow करती है. तो wind speed is measured by anemometer. Wind speed को हम लोग कैसे measure करते हैं, anemometer से measure करते हैं. This is a picture of the anemometer. Anemometer क्या होता है बच्चों, a cup anemometer consists of, ये cup होता है consist of 3 or 4 metal cups. तो इसमें कितने होते हैं, 3 या 4 मेटल के कप होते हैं mounted on a pole so that the cups will catch the wind. तो ये जो कप होते हैं विंड को क्या करते हैं, कैच करते हैं, पकड़ते हैं. and spin the wheel at a rate proportional to the wind speed. और जो स्पिन होता है, जो ये जो हमारा व्हील है, ये जो हमारे पहिए हैं, ये क्या करते हैं, विंड की स्पीड के साथ क्या होने लगते हैं बच्चों, स्पिन होने लगते हैं, घूमने लगते हैं. A dial at the base records the
by use of Beaufort scale. तो wind speed को कैसे मेजर किया जाता है बच्चों? Beaufort scale से मेजर किया जाता है. Wind speed is always measured by Beaufort scale. तो Beaufort scale क्या होता है? A scale measuring the force of wind at sea by observing the effects. ऐसा स्केल जो कि मेजर करता है विंड के फोर्स को एट द सी की तरफ बाय ऑब्जर्विंग द इफेक्ट्स. उसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हुए विंड के फोर्स को क्या करता है? मेजर करता है. दिस इज कॉल्ड Beaufort scale. So it is clear कि wind vane, the instrument used for determining wind direction is a wind vane or weather cock. जो इंस्ट्रूमेंट विंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विंड वेन बोलते हैं. Wind speed is measured by anemometer. Is it clear? Wind originate due to air blowing from high pressure areas to low pressure area, and winds are always named from the direction in which they blow. Anemometer. This is anemometer. A cup anemometer consists of 3 or 4 metal cups mounted on a pole. Is it clear? So, wind speed may be measured by Beaufort scale. Now, next instrument is isotherms and isoheads. तो हम बात करते हैं सबसे पहले isotherms के बारे में. Isotherms are line on a map or chart of the earth surface. मतलब ये एक लाइन होती है मैप में या चार्ट होता है अर्थ सरफेस पे कनेक्टिंग पॉइंट्स जो कि कनेक्ट करता है पॉइंट्स को हैविंग द सेम टेम्परेचर. हैविंग द मतलब कि क्या रखता है? सेम टेम्परेचर रखता है एट अ गिवन टाइम और अ सेम मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन पीरियड. मतलब किसी भी पर्टिकुलर दिए हुए समय में ये मैप में एक लाइन होती है या एक चार्ट होता है अर्थ सरफेस का जो कि कनेक्ट करता है पॉइंट्स को हैविंग द सेम टेम्परेचर, जिसको जो सेम टेम्परेचर दिया गया है उसके पॉइंट्स को कनेक्ट करता है एट अ गिवन टाइम, एक दिए हुए समय में. तो दिस इज द पिक्चर ऑफ isotherms. This is a map and these are lines that are called isotherms. These are lines on a map or a chart of the earth surface connecting points having the same temperature at a given time. These are lines that are called isotherms. And now next is isoheads. ये isoheads क्या होती है बच्चों? हमारी ये इमेजिनरी लाइन होती है. एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ वेदर मैप. तो ये कहाँ पे ड्रॉन होती है? वेदर मैप में. कनेक्टिंग पॉइंट्स, ये उन पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं दैट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. किसी भी दिए हुए समय में उन पॉइंट्स को ये कनेक्ट करती हैं जो कि रिसीव करते हैं इक्वल अमाउंट, मतलब कि समान अमाउंट में, समान मात्रा में किसी भी स्थान पर होने वाली वर्षा को, वर्षा के बिंदुओं को, वर्षा के पॉइंट्स को ये लाइन क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं. ये कहाँ पे शोन होती है? ये मैप में शोन होती है. तो इसको हम लोग सम वर्षा रेखा भी बोलते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं सम ताप रेखा, टेम्परेचर सम ताप रेखा बोलते हैं, और इसको हम लोग सम वर्षा रेखा बोलते हैं, सम ताप रेखा. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सम वर्षा रेखा. What is the difference between isotherms and isoheads? Isotherm क्या होता है? A line on a map or chart of the earth surface. ये एक लाइन होती है मैप में, ये चार्ट होता है अर्थ सरफेस में. कनेक्टिंग पॉइंट्स, कौन से पॉइंट कनेक्ट करता है? हैविंग द सेम टेम्परेचर एट अ गिवन टाइम. और ये क्या होती है बच्चों? आइसोहेड्स एंड इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ वेदर मैप connecting points that receive same equal amount of precipitation during a given period of time. इसमें क्या होता है? इसमें क्या कनेक्ट किया जाता है किस पॉइंट्स को? जो कि having the same temperature at a given period of time. Connecting points that receive equal amounts of precipitation during a given period of time. So that is the difference between isotherms and isoheads. So these are the instruments of weather and climate. So there are so many instruments of weather and climate like temperature, atmospheric pressure, humidity, sunshine और आपका wind. So first बात करते हैं
स्टीमेंशन स्केल। तो थर्मोमीटर क्या होता है बच्चों? सबसे पहले बात करते हैं थर्मोमीटर, जिसको कि मैं बता ही चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। थर्मोमीटर इज मेजर्ड, टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है? थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर किया जाता है। थर्मोमीटर इज अ नैरो ग्लास ट्यूब फिल्ड विद लिक्विड। थर्मोमीटर क्या होता है? नैरो ग्लास ट्यूब होती है जो किससे भरी होती है? लिक्विड से भरी होती है। उस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी बोलते हैं। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर एंड स्टीमेंशन स्केल। नेक्स्ट हमारा क्या आता है बच्चों? एलिमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेजर करने के लिए किस एलिमेंट का यूज करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? बैरोमीटर के जरिए मेजर करते हैं। बैरोमीटर इज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो एंड हिज असिस्टेंट टॉर्सली इन 1643। तो बैरोमीटर को किसने इन्वेंटेड किया था? गैलीलियो ने इसका आविष्कार किया था 1643 में। तो ये भी दो तरह के होते हैं, सिंपल बैरोमीटर और एंड्रॉइड बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर क्या होता है? अ सिंपल बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब फिल्ड विद मर्करी। और आपका एंड्रॉइड बैरोमीटर क्या होता है? सिंस मर्करी बैरोमीटर इज लार्ज एंड नॉट पोर्टेबल एंड एंड्रॉइड बैरोमीटर इज यूज्ड। तो मर्करी बैरोमीटर क्या होता है बच्चों? हमारा बहुत लार्ज होता है, तो इसलिए एंड्रॉइड बैरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एलिमेंट्स ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? ह्यूमिडिटी इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। मतलब कि हमारी एयर में वाटर वेपर की कितनी मात्रा उपस्थित है, इसको मेजर किया जाता है। तो ह्यूमिडिटी भी हमारे वी कैन मेजर ह्यूमिडिटी इन टू वेज। हम ह्यूमिडिटी को भी दो तरीके से मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? द actual amount of water vapor present in the air which is expressed in grams per cubic scale। मतलब कि हमारे एयर में एक्चुअल अमाउंट वाटर वेपर की, वाष्पन की कितनी मात्रा हमारे एयर में, हमारी हवा में मौजूद है, तो वो किसके जरिए पता चलता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के जरिए पता चलता है। which is expressed in per cubic meters or gram is called absolute humidity। now next is relative humidity। relative humidity हमारी क्या होती है? it is a ratio between the actual amount of water vapor and the total amount of the air can hold at a given temperature expressed as a percentage। तो अब हम बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर। तो किसी भी स्थान की, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट और ड्राई बल्ब थर्मामीटर, जिसको कि मैं एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ। तो ड्राई बल्ब थर्मामीटर क्या होता है? और ड्राई बल्ब थर्मामीटर विच रिकॉर्ड्स द एक्चुअल एयर टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ड्राई बल्ब थर्मामीटर हमारा एटमॉस्फेयर के एक्चुअल एयर टेम्परेचर का रिकॉर्ड होता है। और दूसरा हमारा क्या इंस्ट्रूमेंट होता है? वेट बल्ब थर्मामीटर। नाउ नेक्स्ट हमारा एलिमेंट्स है रेनफॉल। तो रेनफॉल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। रेनफॉल इज मेजर्ड, रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड रेन गैस, जिसको हम लोग रेन गैस कहते हैं। तो रेन गैस क्या होता है? रेन गैस कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर व्हिच हैज अ वेसल एट द बॉटम टू कलेक्ट वाटर एंड द फ्यूनल ऑन द टॉप। इसके बीच में क्या होता है बच्चों? वेसल, बर्तन रहता है, और उसके टॉप पर क्या होती है? ईप होती है, जिससे से पानी अंदर जाता है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज सनशाइन। सनशाइन इज मेजर्ड बाय सन टैप। तो ये हमारे क्या आते हैं? ये हमारे एलिमेंट्स है वेदर क्लाइमेट के, और उसके इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद आज मैंने आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया था? ऑब्जर्विंग, डिटरमाइनिंग विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर विंड डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड व्हील और वेदरकॉक। और विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एनवोमीटर। विंड स्पीड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन अ ब्यूफोर्ड स्केल। Is it clear? और now next isotherm and isotherms। Isotherms क्या होता है बच्चों? समताप रेखा, a line on the map or chart of the earth surface connecting points having the same temperature at a given time or the same mean temperature for a given period। Isoheads क्या होती हैं? An imaginary line drawn on a weather map connecting point that receive equal amounts of precipitation during the given period of time। So this chapter is
completed. That's all for today. Good morning students. This is class 7A. Subject is computer. Today we discuss chapter number 3 malicious software. Today we discuss students chapter number 3. Let's review. Page number is 37. First topic is the first exercise is the match the following. First is the Trojan horse. Trojan horse although safe but damage the system when it's run. Okay, that means ki C answer is the right. Next, worm. Worm is what? Worm can multiply itself over a network. This is the true answer. Okay. Backdoor virus. What is the backdoor virus? Backdoor virus runs in the background of another file. That means कि ये किसी दूसरी फाइल में छुपा रहता है. Next is the spyware. Spyware collect information about the infect surfing habits of the user. That means option is E is the right. Next is adware. Adware is an advertisement supported software. Answer is D. So student, this is the match the following, and next is fill in the blanks. And the next topic is fill in the blanks. First topic is first is the dash is an infected file is the first action performed by an antivirus software. This is the quarantining. Quarantining is the first method of the detecting and remove virus. Okay. Now second fill in the blanks is an infected file will remove the virus code and restore the file to its original form. Answer is repairing. Repairing is the second method of antivirus or detect and remove virus. Okay. And the third fill in the blanks is you must regularly dash your computer using an antivirus software to detect virus. You must regularly scan your computer using an antivirus software to detect virus. Next is the next fill in the blanks is the term dash is a combination of two words. The term malware is a combination of two words. Malware में MAL, mal means malicious, and software. Software means software में where. Okay, that means कि malicious software is a combination of two words, malware. Okay. The next is the dash can enter a computer without knowledge of its user. A virus can enter your computer without the knowledge of its user. And this last fill in the blanks is a dash sector virus copy its infected code into the boot sector of the computer or the boot sector portion. Answer is boot sector. Now the next exercise is true or false. First is a computer virus is a program that designed to make our work easier. This is false. Okay, student, you write false or F. Okay. Now next is boot sector viruses are loaded and run immediately at the time of booting the computer. This is true. Write true or T. Clear. Next, a microvirus changes its code every time it infects a new file. This is false. Write false or F. Okay. Now, slammer worm and storm are the example of backdoor virus. This is false. Clear?
Now, firewall is used to protect our computer from hackers. This is true. This is true. Clear, student? And the next is deleting a file is usually the first action that an antivirus software will take in case a virus is found. This is false. Deleting process is the last process of antivirus. So, state Now, true or the false. next topic is finished. and The the next correct topic answer. is, okay students, first of all, take the correct answer. You have 4 options and select the right answer. Okay. First of all, first is a virus that infects executable file is known as polymorphic virus, microvirus, file infector and the boot sector virus. A virus that infect executable file, यानी कि वो वायरस कौन से हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो आपका है फाइल इन्फेक्टर वायरस. ओके. बूट सेक्टर वायरस जो होते हैं वो आपके बूट सेक्टर सेक्शन में, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बूट सेक्टर पोर्शन का उसमें होते हैं. माइक्रो वायरस ये आपकी कमांड्स में, माइक्रो कमांड्स में आते हैं. एंड पॉलीफॉर्मिक वायरस इज नॉट प्रेजेंट ऑन योर executable file. Okay, that means your answer is file infector virus. Okay, clear student? Next option is the virus that runs on the background of a file is known as, यानी कि बैकग्राउंड का मतलब क्या हो गया आपका कि ऐसे वायरस जो कि किसी और फाइल के साथ जो है वो आपके यानी कि जब हम लोग कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो ये उसके साथ जो है वो डाउनलोड हो जाते हैं, यानी कि वो उसमें हिडन रहते हैं. क्लियर? तो ऐसे आपके क्या हैं? बैकग्राउंड वायरस, माइक्रो वायरस, बूट सेक्टर एंड फाइल इन्फेक्टर वायरस. आंसर इज द बैकडोर वायरस. दिस इज कॉल्ड द बैकडोर वायरस. राइट आंसर इज दिस one. Clear? Next option is you must regularly do this on your computer to remove virus. यानी कि आपको वायरस को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? डेली आपको अपने सिस्टम को क्या मतलब डस्टिंग करनी चाहिए, नो, प्रिंट करना चाहिए, पेंट करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए और रन करना चाहिए. आपका राइट आंसर है you must regularly do this on your computer to remove virus. You must regularly do scanning on your computer. यानी कि आपको अपने सिस्टम में सबसे स्कैन कर, जब भी हम सिस्टम को ओपन करें, राइट क्लिक ऑन योर डेस्कटॉप, जैसे ही आप अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करिए, वहाँ पे एक स्कैन का ऑप्शन आता है, या आपका जो नीचे स्टेटस बार होता है वहाँ पे आपका अगर आपने कोई एंटीवायरस डाउनलोड करके रखा है या आपने एंटीवायरस आपके सिस्टम पे है तो आप वहाँ से स्कैनिंग का ऑप्शन लेकर के और आप जो है वो अपने सिस्टम को स्कैन रेगुलरली कर सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. यहाँ पे आपके बहुत सारे आपके ऑप्शंस दिए हैं. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ एंटीवायरस? Avast is an antivirus. Norton is also an antivirus. Quick Hill is a famous antivirus software, but Firewall is not an antivirus software. Clear, student? This is the right answer. And the next is a virus that reinstall itself even after it is removed from a computer is called. ऐसा वायरस जिसको कि हम लोग जब एक बार हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं पर उसके बाद वो फिर से जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, ऐसा वायरस कौन सा? बैकडोर, स्वीपर, वॉर्म एंड एडवेयर. वॉर्म आपका क्या है? वो रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है, बट ये एक बार आपने इसको डिलीट कर दिया तो रीइंस्टॉल खुद से नहीं होता है, ये नहीं हो सकता. एडवेयर जो है वो
जनरली एडवर्टीजमेंट वाले जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं या किसी साइट में जो एडवर्टीजमेंट आपका डिस्प्ले हो रहा है, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर्स में ये अवेलेबल होता है, तो ये दोनों नहीं है। बैकडोर किसी फाइल के साथ हाइड होके आपका एंटर करता है, ये भी नहीं है। स्वीपर आपका ऐसा है, एक स्वीपर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जब हम इसको आपको डिटेक्ट करना और इसको डिलीट करना, ये दोनों आपके टफ है, ठीक है। ये आपका बहुत ही डेंजरस वायरस होता है, और ये जो है आप जब इसको एक बार रीइंस्टॉल कर देते हैं, यानी कि आपने इसको डिलीट कर दिया, तो ये आपने एक बार रीइंस्टॉल इवन आफ्टर इट इज रिमूव, जब हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं तो ये अपने आप से जो है वो रीइंस्टॉल हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया? स्वीपर। नेक्स्ट आपका है विच मालवेयर अपीयर टू बी सेफ बट डैमेज द कंप्यूटर वन इट्स रन। आपका ये मालवेयर, ऐसा मालवेयर कौन सा है जो आपको देखने में तो सेफ लगता है बट डैमेज द कंप्यूटर वंस इट रन, जैसे ही आप सिस्टम को रन करते हो धीरे धीरे आपके सिस्टम को जो है वो डैमेज करता जाता है। इसमें से आपका ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर, स्वीपर, स्पाईवेयर, आपका ये आंसर है आपका ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स यही होता है। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ये जनरली आपका सिस्टम में आपको ये आपकी सारी एक्टिविटीज को धीरे धीरे ये क्या करता है, एक तरह से ये इसका डैमेज करने का इसका रन क्या करता है, ये आपकी फाइल्स मतलब मल्टीपल आपकी फाइल्स जो मतलब बनाता चला जाएगा और सिस्टम को धीरे धीरे वो डैमेज करेगा। सिस्टम में अननेसेसरी या अनवांटेड फाइल्स को बढ़ाता चला जाएगा और आपके सिस्टम को डैमेज करता है। क्लियर? तो ये देखने में तो आपका क्या करता है, ऐसे लग रहा है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ट्रोजन हॉर्स जो है जनरली जब हम लोग इंटरनेट से कोई भी अनवांटेड ईमेल कोई आपने ओपन कर ली है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तब आपका ये जो है ये आपका इंस्टॉल होता है सिस्टम पे। तो आई थिंक स्टूडेंट दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। अब आपकी इसकी इस सेवेंथ ई के स्टूडेंट्स को आप क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मालवेयर सॉफ्टवेयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मालवेयर्स, एंड आपको डिफरेंट तरह के मालवेयर्स की मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन करी एंड in previous class and today I will discuss कि exercise of the computer system। अब हम लोग जो है वो आपको आपकी PDF के with the help of PDF में आपको इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको भेजती रहूँगी बीच बीच में, क्योंकि मालवेयर सॉफ्टवेयर्स के बारे में बहुत कोई आपकी एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बहुत तरह के क्वेश्चंस इसमें डेवलप होते रहते हैं। तो जो आपके इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको जो आपको PDF जो प्रोवाइड करी गई है, या आपको जो हम लोगों ने जो आपको एक फोटोकॉपी दी होगी बुकलेट, ठीक है, तो उसमें आपके जो जितने सफिशिएंट हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप उनको तो करिए ही, उसके अलावा मैं आपको जो है वो PDF के थ्रू जो है वो मैं आपको इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और भी मैं सेंड करती रहूँगी। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।